जून 17 और उसका पेपर है 1-2। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, जून 17 उसका पेपर है 1-2। हमने उसका क्वेश्चन नंबर 20 करा है और 20 के बाद अब हम कर रहे हैं 21। 21 इज अ गुड क्वेश्चन क्योंकि ये है वेक्टर के ऊपर। वेक्टर में मैंने आपको क्या सिखाया था कि देखो वेक्टर की सबसे काम की जो टेक्निक है उसको कहते हैं हेड टू टेल। अब हेड टू टेल कैसे काम करता है, फॉर एग्जाम्पल जरा देखिएगा स्क्रीन पे, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। ये वेक्टर की सबसे पावरफुल टेक्निक है जिसपे सबसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, इसको कहते हैं हेड टू टेल। अब याद करो कि ये कैसे बनता है। आपने ट्रेवल किया ओ से ए तक, ए पे रुके तो ए से ही शुरू करेंगे, फिर आपने ट्रेवल किया ए से बी तक, तो असल में आपने ओवरऑल कहां से कहां तक ट्रेवल कर लिया, ओ बी तक। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है वेक्टर्स का कि वेक्टर्स में ये चीज सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है जिसको कहते हैं हेड टू टेल। ओपी इज इक्वल टू 1/3 ओसी, क्योंकि इसने बोला था कि ये तीनों बराबर हैं। तो अगर मैं इस लाइन के 3 पोर्शन कर दूं, मैंने कट भी लगाए हैं ना, तो अगर मैं 3 पोर्शन कर दूं तो एक पोर्शन 1/3 होगा, 1/3 ऑफ ओसी। ओसी किसके बराबर है, ओ ए प्लस ए सी के। फिर मैंने क्या किया कि ओ ए तो रखा लेकिन मैंने ए सी की जगह ओ बी रख दिया। मैंने ए सी की जगह, देखो ये है ए सी, मैंने ए सी की जगह ओ बी क्यों रखा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और ये वाली वैल्यू बी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, मुझे इसकी वैल्यू मिल गई। अच्छा, हमने वेक्टर में क्या सीखा था, हमने वेक्टर में ये सीखा था कि जो छोटे वेक्टर होते, छोटे लेटर होते हैं, सॉरी, जो स्मॉल लेटर्स होते हैं उनको अंडरलाइन करते हैं हमेशा, और बड़े जो लेटर्स होते हैं उनको उनके ऊपर एरो बना देते हैं। चलो अब आ गया पार्ट नंबर बी, बीपी। अब बताओ बीपी कैसे निकालूं। मेरे पास ये पोजीशन बी है और ये पोजीशन पी है। अब अगर मैं इसको अपनी इमेजिनेशन में रखकर जोड़ूं, ये जुड़ गया। तो अब मुझे बताओ कि बीपी निकालूं कैसे, कोई प्लान बताओ जो बीपी तक ले जाए मुझे। एक तरकीब ये हो सकती है कि आई ट्रेवल फ्रॉम ओ टू, देखो मैं क्या करूं कि मैं ओ से जाऊं बी तक, ओ बी प्लस बीपी इज इक्वल टू ओपी। यानी जो हेड टू टेल का कॉन्सेप्ट है ना, वो जरा सोचो। अगर मैं ट्रेवल करूं ओ से बी तक, ओ से बी तक और फिर प्लस बी से ई तक, ओ बी प्लस बीपी इज इक्वल टू ओपी। अब ये एक सजेशन है, आप लोग जरा ये सजेशन देखें। अगर कोई सजेशन को फॉलो कर सकता है तो मुझे करके आंसर बता दे। आंसर क्या है, मुझे निकालना क्या है। सर आंसर आया 1/3 A प्लस 2/3 B। 2/3, 2/3 कैसे आ रहा है, ओ बी प्लस बीपी इज इक्वल टू ओपी, बीपी इज इक्वल टू ओपी माइनस, तो ये वर्किंग करें ओपी माइनस ओबी। अब हमारे पास ओपी की वैल्यू ऊपर रखी हुई है, ये वाली देखो, ये वाली, ये यहां पुट कर दो। ओबी की वैल्यू तुम्हें सवाल में दी हुई है, कहां पर, देखो तुम्हें क्वेश्चन में दी हुई है ये बी, वो यहां पुट कर दो। इसको पुट करके जरा सॉल्व करो।
ओपी की जगह आएगा 1/3 ए प्लस बी, और फिर माइनस का साइन, ओबी की वैल्यू ऊपर से ले लेता हूं बी, ये कर दो, और फिर इस ब्रैकेट्स को खोल के एलसीएम वगैरह लेके मुझे फाइनल आंसर बता दो। एक बच्चे ने मुझे आंसर बताया है, आप रिपीट कर दो। 1/3a minus 2/3 ओके, 1/3a minus 2/3b. 1/3a माइनस 2/3b, सही। इसका आंसर हमने शेयर कर लिया। अब आप लोग अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यह है शो दैट ट्रायंगल्स ओ ए क्यू एंड सीबीपी आर कॉन्ग्रेंट। अब कॉन्ग्रेंसी एक टॉपिक है जो क्लास 9 में करते हैं, या कुछ लोग क्लास 8 में भी करते हैं, इवन कुछ बच्चों ने शायद क्लास 7 में भी किया। इसके ना कुछ रूल्स थे। एक रूल होता था ट्रिपल ए, एंगल एंगल एंगल, फिर होता था साइड एंगल साइड, फिर होता था RHS, राइट हैंड साइड, राइट एंगल साइड, और फिर होता था ASS। अब इसमें एंगल एंगल साइड, ये 4 ऑप्शन थे ओ लेवल में क्लास 7-8 में। अब इनमें से कौन सा लग सकता है, जरा ऊपर दोनों ट्राइंगल्स को देखो। अच्छा, जिसको भूल गया हो वो ये तीनों केसेस दोबारा से कॉपी कर ले, 4 केसेस, सॉरी। जी, कोई बताएगा कि हमारे आंसर्स जो है वो क्या हो सकते हैं? मैंने प्रॉपर्टी तो रिवाइज कर दी है, लेकिन मुझे बताएं कि ऊपर कौन सी वाली इसमें से लग सकती है।
बाकी लोग भी अपनी राय दे दें। एक बच्चे का ख्याल है कि ये SAS से होगा, SAS। मैंने 3 प्रॉपर्टीज थी, तीनों आपके सामने लिख दी। ये 2 ट्राइंगल्स हैं। और कोई सजेशन दे। ये 2 ट्राइंगल्स हैं, देखने में लग तो रहा है कि ये कॉन्ग्रेंट हैं, और अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि एंगल ए जो है, अगर ये प्रूव हो जाए कि एंगल ए ये है और एंगल पी कहां पर है, एंगल पी, अच्छा एंगल पी को प्रूव करना मुश्किल होगा। ये इसने बोला था ये पैरेललोग्राम है। अरीशा, आपके पास जो आंसर आ रहा है, सजेशन आ रहा है, उसमें साइड्स कौन सी ले रहे हैं? इसने बोला है OAQ एंड CBP। ये ट्राइंगल है जो मैंने नीचे लिखी है, ट्राइंगल के नाम उसने लिखे हुए। अच्छा, OA एंड BC, अच्छा OA एंड BC, ये एक सजेशन आ रहा है। OA एंड BC आर दे इक्वल? OA एंड BC, हाँ दे आर इक्वल। अच्छा, शी इज सेइंग कि OA, ऐसा करते हैं कि इनकी जो पॉइंट है उसको लिखते जाते हैं, इनका जो पॉइंट है वो लिखते जाते हैं। शी इज सेइंग कि ना OA इज इक्वल टू BC, ये तो एक हो गया। दूसरा जो है, दूसरा OQ एंड PC, दूसरा है OQ इज इक्वल टू, OQ इज इक्वल टू PC। AOQ एंड एंगल BCP, हाँ ये सही है। दो साइडें इक्वल आ रही हैं, एंगल AOQ और एंगल BCP। AOQ, अच्छा अब शी हैज अ पॉइंट के ये वाला एंगल देखो, ये वाला जो एंगल है AOQ और ये वाला जो एंगल है BPC, ये कह रही है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये सजेशन है। इससे तो ठीक है, फिर यही प्रॉपर्टी आ गई SAS, दो साइड्स हैं और उनका इंक्लूडेड एंगल है, तो आंसर हो जाएगा SAS। सब लोग इसको कंप्लीट कर लो, आंसर बन रहा है SAS। सर हमारे पास ट्रायंगल का वो कहाँ दिया हुआ है? क्वेश्चन में तो नहीं है कि AOQ और PBC ट्रायंगल्स हैं। यहाँ स्क्रीन पे देखो, पढ़ो, शो दैट। ओके ओके सॉरी। ठीक है, तो आंसर आ रहा है चलो ये वाला पार्ट हो गया, ये भी अच्छी मेमोरी कॉल बैक हो गई SAS वाली। और क्योंकि ये भी बहुत
जूनियर क्लासेस में हम करते हैं, और जब हम पेपर 1 करते हैं तो पेपर 1 करने का यही फायदा होता है कि उसमें ना बहुत रैंडम छोटे-छोटे बहुत सारे रैंडम कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं। और पेपर 2 में ज़ाहिर है कि हैवी वेट आते हैं, जो हैवी वेट कॉन्सेप्ट्स होते हैं बड़े वाले मेंस्ट्रुएशन वगैरह बड़े क्वेश्चंस, ये बड़े क्वेश्चंस मैनेजेबल होते हैं, लेकिन छोटे क्वेश्चंस आमतौर पे बहुत ट्रबल करते हैं। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22। ये टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन। ऐसा लग रहा है कि ये मेंस्ट्रुएशन लग रहा है। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। अ कंटेनर, आप पहले आप लोग पढ़ो। अब इसमें पहला पार्ट अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो इसमें एक बच्चे के पास आंसर आ रहा है 6। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कंटेनर। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लगाऊं? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट ना, वो जो बहुत बेसिक वाला फॉर्मूला होता है ओ लेवल में मेंस्ट्रुएशन का, जो बहुत बेसिक फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, वो लगा देते हैं। ये वाला ठीक है। 6 आ गया, 6 आ गया, पहला आंसर 6 आ गया। अब दूसरे आंसर पर आओ। कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द आउटसाइड ऑफ द कंटेनर। ये जरा ट्रिकी है क्योंकि इसने ऊपर बोला है कि थिन मटेरियल इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। मैंने ऊपर देखिए अंडरलाइन की है ओपन, ऊपर इसकी छत नहीं है, इट्स लाइक अ बॉक्स, ओपन बॉक्स। तो आप गौर से देखिएगा इस फॉर्मूला को भी, कुछ लोगों को शायद ये फॉर्मूला याद हो, लेंथ इनटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट, सबको डबल करके, लेकिन मैंने छत की वजह से 15/8 को डबल नहीं किया। जरा देखें वर्किंग।
liquid is poured into the container, the liquid fills 60% of the container, calculate the height of the liquid in the container. अब ये सवाल चालाकी से कह रहा है 60% ऑफ द कंटेनर, कंटेनर का वॉल्यूम का फॉर्मूला तो वही रहेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, हमने हाइट निकाल ली थी 6, लेकिन अब वो कह रहा है कि ये करो कि 60% भरो उसको। अब अगर मैं 60% भरता हूं तो ये जो मुझे दिया हुआ ना 720, इस 720 का मैं ले लेता हूं 60%, 720 का मैं ले लेता हूं 60% और वो यहां रखकर फिर दोबारा वही फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर सकता हूं। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, मैंने क्या किया 60% ऑफ 720 निकाला और उससे कर लो, या फिर आप ये कर सकते हो कि 60% ऑफ 6 निकाल लो, आंसर वही आ जाएगा, फिर ये फॉर्मूला लगा सकते हो। तो दो तरीके से हो रहा है, एक तो डायरेक्ट 60% ऑफ हाइट ले लो, यस मैंने शो भी किया, आप सही कह रही अलीशा, आप सही कह रही, ये जो सोल्यूशन है बिल्कुल सही है, ये वाला देखिए, डेफिनेटली पॉसिबल है। असल में जब हम प्रैक्टिस टाइम में होते हैं, जैसा फरवरी की 20 तारीख 21 तारीख हो गया, फरवरी खत्म हो रहा है, तो जाहिर है कि अगला मार्च का महीना मॉक्स का है, तो मॉक्स में चूंकि पूरा कोर्स आएगा ना, तो आपको पेपर 1 पे स्पेशली फोकस करना है, जो हर क्लास में कहता हूँ कि एक्चुअली पेपर 1 बहुत स्कोरिंग होता है, 80 मार्क्स का पेपर 1 होता है, और उसमें से आप 65 70 तक उठा सकते हैं, 8-10 मार्क तो गलत हो जाते हैं, बट पेपर 1 में ना सारे मेथड आने चाहिए, एक से ज्यादा मेथड है तो भी आने चाहिए। चलो अब ये कंप्लीट हो गया। सब लोग इसको पूरा करो। मैंने ग्रुप पे मेंसुरेशन के कुछ फॉर्मूलाज दोबारा डाले हैं, और वो इसलिए डाले हैं ताकि आप उनको फिर से रिवाइज कर सकें। चलो अब है 23, सब लोग देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23। चलो अब इसको बताओ, पहला पार्ट 7x अपॉन 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 3, ये वाला शुरू करें।
ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इस बस आपको रीअरेंज करना है। नीचे जो लिखा हुआ है ना 4x² माइनस 9, 4x² माइनस 9 कैसे सॉल्व होगा? हाँ, लग सही रहा है। अब देखो ये कैसे होगा, इसमें वो लगा दो a² माइनस b² ऊपर, और नीचे लगा दो ब्रेकिंग द मिडल टर्म। ये बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन होते हैं, बस आप अच्छी वर्किंग से करें। और आंसर पहला वाला आ रहा है 3/4। पहला वाला आंसर आ रहा है 3/4 पे, दूसरा पार्ट भी करें। सब लोग ये वाली वर्किंग देखिएगा, ऊपर तो फॉर्मूला लगेगा।
ठीक है, अब आपने ये वाला क्वेश्चन देख लिया, और जब आप इसको कंप्लीट कर लेते हो तो ये वाला क्वेश्चन है, हाँ ये उस पर है, प्रोबेबिलिटी पर, ये भी कर लेते हैं, हमें प्रोबेबिलिटी का टॉपिक किया हुआ है। चलो अब ये क्वेश्चन पढ़ो। अ बैग कंटेन n balls, 3 of the balls are white, 2 balls are taken from the bag at random without replacement। ठीक है, इसको पहले आप हाईलाइट कर लो कि ये कह रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब टोटल चेंज होगा। देखो जब लिखा होता है ना विदाउट रिप्लेसमेंट, तो यहीं से आप एक रूल अपने जेहन में बिठा लो कि जब लिखा होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, इसका मतलब होता है टोटल विल चेंज। जब ये लिखा हो ना विदाउट रिप्लेसमेंट, तो उसका मतलब ये होता है। अब आप इसमें देखो कि खुद उसने भी ये आपको हिंट दी हुई है। अगर आप क्वेश्चन में नीचे आओगे ना, तो आप देखिएगा उसने लिखा 3/n, 3/n-1, ये जगह छोड़ दी, ये जगह छोड़ दी, लेकिन उसने खुद भी n-1 यूज किया है। तो अब ये शुरू करो, क्वेश्चन नंबर 24, सब लोग शुरू करो। चलो अब जिन्होंने सॉल्व किया हो वो मुझे बताइएगा कि ये कैसे सॉल्व हुआ। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें मैंने अपनी वर्किंग आपको दिखाई, अब दिखा रहा हूं कि इसमें क्या होता है कि आपको ये देखना है कि देखो अब यहां पर है 2/n-1, तो ये नीचे कैसे आता है। इसको नीचे लाने का एक बड़ा आसान तरीका है कि ये जो आपको एक वी बना हुआ दिख रहा है, इसमें जो दो एंट्रीज होती हैं या तीन हो जितनी भी हो, इनका सम 1 होता है। तो अगर आपको ऊपर वाला पता हो तो नीचे वाला कैसे आता है, उसको आप 1 से माइनस कर दें। अगर आपको ऊपर वाला एंट्री पता हो और आपको नीचे वाली एंट्री चाहिए हो, तो आप क्या करें, आप ऊपर वाली एंट्री को लिखें और 1 से माइनस कर दें। सर नीचे वाला नॉट राइट जीरो नहीं होगा? नॉट व्हाइट का मतलब है जो व्हाइट ना हो, तो जीरो क्यों होगा, व्हाइट के अलावा भी तो कलर होंगे ना। खुद उसने क्या बोला है, देखो पढ़ो। कहते हैं 3 ऑफ द बॉल्स आर व्हाइट, तो बाकी जितनी भी बॉल्स होंगी वो व्हाइट के अलावा होंगी ना। उसने ये तो नहीं बोला कि खाली व्हाइट है। तो सब लोग ये देखिएगा, पेपर में ये एन वाली लॉजिक बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आई थी कि अगर एन लगा हुआ हो तो क्या करेंगे।
देखिए मैंने इसको दोबारा समझा देता हूँ कि जब ये v बना हुआ होता है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में, तो अगर आपको ऊपर वाली एंट्री पता है तो नीचे वाली लाने के लिए उसको 1 से माइनस कर देते हैं। ये एक रूल है कि चूंकि सम 1 होता है, अगर आपको ऊपर वाली एंट्री पता है, एक एंट्री पता है, तो दूसरी कैसे आएगी? उस दूसरी एंट्री को 1 में से माइनस कर दें। और सर ये जो फर्स्ट बॉल है इसमें हमने 1 - 3 एंड कैन यू एक्सप्लेन अगेन क्यों लिखा है? दोबारा फिर देखो, तीसरी मतलब मैं दोबारा बताता हूँ। जो चीज ऊपर लिखी हो उसको नीचे कैसे लाते हैं कि उसको 1 में से माइनस कर दें। ये जो v बना हुआ है, इस v पर अगर आपको एक आंसर पता है तो दूसरा आंसर कैसे आएगा? उसको 1 में से माइनस कर दें, इसका सम 1 होता हमेशा ऐसे ही होगा किसी भी सवाल में, हमेशा है। ऐसे ही होगा। जहां पर v बना हुआ हो, जहां पर v बना हुआ हो उस पर हमेशा ये होता है, जहां भी v बने होगा वहां पर टोटल 1 होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं ऐसे ही समझाने के लिए सबको, ताकि सबको ये रूल समझ आ जाए। देखो मैं ऐसे ही ना एक रैंडम, इस सवाल की बात नहीं कर रहा, रैंडम बात कर रहा हूँ। मैंने एक वी बना दिया, ठीक है, और इस वी पर मैंने ऊपर लिख दिया 1/3। अब आप लोग मुझे बताओ कि नीचे क्या आएगा? ऊपर तो 1/3 आ गया, बताओ नीचे क्या आएगा? एनीवन कैन टेल? 1/3 -1 ना? नहीं, वो भी ऊपर लिखा हो उसको 1 में से माइनस कर दो, यानी 1 माइनस 1/3। व्हाट इज 1 माइनस 1/3? कैलकुलेटर पे तो नहीं कर सकते, बगैर कैलकुलेटर करना है। 2 2/3 2/3। तो ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने अब वर्किंग में शो किया। तो कॉन्सेप्ट क्या बना? जो ऊपर लिखा हो, जो ऊपर लिखा हो उसको फिर, हाँ सही है अलीशा, जो ऊपर लिखा हो उसको आप 1 में से माइनस कर दो, अगर आपके पास ऐसे करके 2 ब्रांचेस हो। अच्छा, अब अगर सोचो कंफ्यूज करने के लिए वो 3 ब्रांचेस कर दे, इसका भी सवाल मैंने करवाया था एक मरतबा जब हम ये चैप्टर कर रहे थे। अब अगर मैं यहाँ पर तीसरी ब्रांच ले आऊं तब ये होगा, और से देखिएगा, फिर ये होगा कि ये लेना पड़ेगा, ये और ये, इन तीनों का जो सम है वो 1 होगा। मतलब जितनी ब्रांचेस बनेगी उन सब का सम 1 होगा। जो 2 ब्रांचेस वाले क्वेश्चन आते हैं वो तो आसान होते हैं, क्योंकि सीधा सीधा 1 से माइनस कर दिया, वो बहुत आसान होते हैं। लेकिन जिनमें 2 से ज्यादा ब्रांचेस हो उनमें सबको सम करेंगे तो 1 आएगा। चलें, अब सब लोग प्रोसीड करें, अब इस सवाल के निचले पार्ट पे जाएं। सब लोग इसके नीचे वाले पार्ट पे चले जाएं। चलो पढ़ो। द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर व्हाइट इज 1/15। तो ये कैसे होगा? ये कहां से आ गया? बोथ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बोथ का मतलब होता है मल्टीप्लाई।
चलो अब बताओ ये कैसे करूं। बोथ बॉल्स आर वाइट, तो मैं ऊपर आता हूं और यहां पर वाइट का लेता हूं और ये लेता हूं। वाइट इनटू वाइट, इनकी प्रोबेबिलिटी और इनकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर दो। वाइट इंटू वाइट करो तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। वाइट इंटू वाइट, देखो ये, तो मैंने ये वर्किंग शो की। डबल वाइट ना, 3/n इंटू 2/n-1। फिर इसको केयरफुली सॉल्व करिएगा और ब्रैकेट खोलें तो ये बन जाएगा। चलो ये हो गया। और अब आप लोग मुझे अगला वाला जो पार्ट है वो इसी थ्योरी पे करके दो। इसमें एक बच्चे ने ऑलरेडी आंसर बताया है कि n की वैल्यू उसके पास आ रही है 10। तो अब इसको देख लें। हमें पहले इक्वेशन बना लें। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है वो ब्रेकिंग द मिडिल टर्म, मैंने वही यूज किया। मैंने राइट साइड पे 90 की ग्रिड भी दिखाई है। अब इसमें n की दो वैल्यूज आ रही हैं। अच्छा, ये अच्छा इंप्रेसिव तरीका होता है कि आप वर्किंग शो करें, हर वर्किंग शो करें ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n की दो वैल्यूज आ रही हैं। एक आ रही है n इज इक्वल टू 10 और दूसरी आएगी n इज इक्वल टू -9। अच्छा, लेकिन ये एग्जामिनर चालाकी से कह रहे हैं वैल्यू, ये लफ्ज वैल्यूज नहीं बोल रहा। तो क्या हम एक वैल्यू को रिजेक्ट कर दें क्या? मतलब हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं, तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या दोनों आंसर रखूं या एक आंसर को रिजेक्ट कर दूं।
सर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है ना, तो क्या पता दोनों लिखने हो, नहीं, लाइक हाउ डू वी चूज? ये नहीं देखें आप, यहाँ पर जो इसकी लैंग्वेज है वो पढ़े। फाइंड द के बाद क्या है, वैल्यूज या वैल्यू? वैल्यू। इसका मतलब क्या है, एक आंसर देना है या दो? अच्छा यहाँ नीचे आओ, यहाँ भी एक ही लाइन डली हुई है, मैंने अक्सर ऐसे सवाल में ना दो लाइनें हो जाती है फिर, तो इसका मतलब है एक आंसर देना है। अच्छा फिर ऊपर आकर देखो कि ये एन है क्या। अगर आप सवाल की सब लोग पहली लाइन पढ़ो, अ बैग कंटेन्स एन नंबर ऑफ बॉल्स, तो क्या इस सूरत में एन नेगेटिव हो सकता है? क्या आपसे कोई कहे कि इस बैग में -9 बॉल्स हैं, तो क्या डज इट मेक सेंस? बताएं सब लोग, बताओ, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में बताओ। कोई आपसे कहे कि इस बैग में -9 बॉल्स हैं, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस। इसका मतलब है कि इस सवाल में जो दो आंसर आ रहे हैं, उनमें से आप एक आंसर को -9 को रिजेक्ट कर दोगे। क्यों रिजेक्ट करोगे? आप एग्जामिनर को बताओगे कि n इज द नंबर ऑफ बॉल्स। जैसे आपसे कोई कहे एक क्लास में -9 बच्चे हैं, तो दैट डजंट मेक एनी सेंस, तो आंसर में आप नेगेटिव नहीं लिखोगे, तो आपका आंसर होगा सिर्फ एक, n = 10। तो सिर्फ एक आंसर है, वो है ये वाला। सिर्फ एक आंसर है, वो लिख दे। तो आप लिख दीजिएगा n कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, ये पेपर हमारा खत्म हो गया, जून 2017 है कंप्लीटेड, और हम अब अगली क्लास में इंशाल्लाह नया पेपर शुरू करेंगे। आज का काम यहीं तक है, और हम इसको फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में शुरू कंटिन्यू करेंगे।